हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोला मैंने बच्चों? आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बात क्लियर है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने पूरा कवर कर लिया है। अब मैं बात करता हूं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है बच्चों? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2। दैट मींस वो डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक बच्चों? द एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच आर आयोनिक इन नेचर। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं, बट लेस आयोनिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। बट जो हमारे एल्कली मेटल के कंपाउंड होते हैं उनसे कम आयोनिक होते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू इन द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और साइज कम होने की वजह से वो लेस आयनिक हो जाते हैं मेरे। बात क्लियर है? The oxides and the other compounds of beryllium and magnesium are more covalent than those formed by the heavier and large size member। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला कि जो ऑक्साइड्स या फिर और अदर कंपाउंड जो होंगे हमारे बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो कोवलेंट नेचर के होंगे बच्चों। कौन से नेचर के होंगे? कोवलेंट नेचर के होंगे। बट अगर मैं बात करूं मेरे बाकी एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो वो एलिमेंट कैसे होंगे मेरे? वो मेरे आयोनिक नेचर के होंगे बच्चों। कैसे होंगे? आयोनिक नेचर के होंगे वो मेरे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की, कि मेरे ऑक्साइड कैसे होंगे और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे। सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड्स। हमने पढ़ा था कि अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हीट कर दे थोड़ा सा, तो हमें क्या मिल जाएंगे? हमें मोनोऑक्साइड्स मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, अगर इन ऑक्साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होगी, और ड्यू टू दिस दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा एनर्जी पर भी टूटेंगे नहीं, वो अपने ऑक्साइड नहीं टूटेंगे। बात क्लियर है? ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। और वो ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं। बट बेरिलियम ऑक्साइड ऐसा नहीं करता है। बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन कराते क्या बन जाएगा? हमें मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। और ये हम मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल हमारा हो सकता है मैग्नीशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, स्ट्रोंशियम हो जाए, बेरियम हो जाए, वो कोई भी मेटल हो सकता है। बात क्लियर है? तो अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की। द सॉल्युबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने बच्चों? जो सॉल्युबिलिटी और जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। इंक्रीज मतलब अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करूंगा तो मेरा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी जो होगी मेरी वो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी बच्चों? डिक्रीज इसलिए होगी वो क्योंकि वहां पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्साइड की साइज तो सेम है, बट मेरे मेटल की साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। अब मेटल की साइज बढ़ रही है तो वो एक स्टेबल लेटिस नहीं बना पाएगा, और स्टेबल लेटिस नहीं बनेगा तो वहां से लेटिस एनर्जी भी कम निकलेगी, मतलब लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? Barium hydroxide is amphoteric in nature as it reacts with acid and alkali both। जो मेरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाएगी तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ कराता हूं, एल्कली के साथ कराता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे बेरिलेट आयन मिल जाता है। BeOH का होल 4 -2 ये मिलता है, हमें बेरिलेट आयन मिल जाता है। बात क्लियर है? इसी तरह
अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं, 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ कराता हूं, तो क्या मिलता है मुझे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं और वाटर लेता हूं तो मुझे मिल जाता है BeOH का होल 4 और Cl2 मॉलिक्यूल मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हुआ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने एसिड की तरह भी बिहेव किया और बेस की तरह भी बिहेव किया। जब उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई गई तो उसने एसिड की तरह बिहेव किया, और जब उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई गई तो उसने बेस की तरह बिहेव किया। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इसी तरह सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड की। ये बात थी हमारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की। अब मैं बात करता हूं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। आप सभी को पता है बच्चों ऑक्सो एसिड क्या होता है, हमने पहले पढ़े थे कि वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सो ग्रुप के पास वाले कार्बन के ऊपर एक क्या प्रेजेंट हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। बात क्लियर है? सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो फॉर्म सम ऑक्सो एसिड्स। कुछ ऑक्सो एसिड्स हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करता हूं मैं कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट की सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बच्चों आज हम। द कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्टेबल टू हीट। दैट मीन्स अगर कार्बोनेट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। As we move down in a group, the thermal stability of carbonate of alkaline earth metal increases. जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों कि ऊपर से नीचे आने पर हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स हीट करने पर भी वो इतना इजीली नहीं टूटेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आते हैं तो वो मेटल की साइज बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि एनायन जो है हमारा कार्बोनेट एनायन जो है वो भी अपने आप में एक बड़ी साइज रखता है। बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बड़ा कैटाइन बड़े एनायन के साथ मिलकर एक स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन कर देगा, स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मली स्टेबल। उसके बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट हमारा जो होगा वो सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा। बात क्लियर है यहां तक? नाउ इफ वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स की कि कौन सा मेरा ज्यादा सॉल्युबल होगा कौन सा कम होगा, उस चीज को समझते हैं अब। So the metal carbonate of alkaline earth metal are insoluble in neutral medium. वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स न्यूट्रल मीडियम से क्या मतलब है बच्चों? हमारा मतलब है वाटर। वाटर के अंदर इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट अगर उन्हें एसिड के अंदर सॉल्युबल कर दिया जाए, एसिड के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा दूं, 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे MCl2 मिल जाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, H2CO3 बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बात क्लियर है? दैट मीन्स मेटल कार्बोनेट की अगर रिएक्शन HCl के साथ कराई तो क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया मेटल क्लोराइड में और हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकल चुका है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर डिसोसिएट किसमें हो जाएगा? H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वो। बात क्लियर है यहां तक? So if we talk about solubility order, then on going down in a group the solubility decreases. अगर मैं इसकी ट्रेंड की बात करूं तो ऊपर से नीचे आने पर solubility डिक्रीज होती है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज द साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेज। कैटाइन की साइज इंक्रीज होती है एंड ड्यू टू दिस द हाइड्रेशन ऑफ मेटल डिक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी में बच्चों हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। हाइड्रेशन जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन ऑफ मेटल क्या होगा? मेटल का हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल, हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर वो वहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन नहीं कर पा रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा BeCO3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर MgCO3 जो होगा हमारा वो उसके बाद सॉल्युबल, BeCO3 जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर MgCO3, फिर कैल्शियम CO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट हमारा सबसे कम सॉल्युबल होगा। बात क्लियर है? समझ में आया आपको कैसे सॉल्युबिलिटी होगी कार्बोनेट्स की? इसी तरह मैं बात करता हूं सल्फेट्स की बच्चों। सल्फेट क्या होंगे? सो द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड। जितने भी मेरे सल्फेट्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के वो सब मेरे वाइट सॉलिड्स होते हैं, वाइट कलर के होते हैं मेरे।
बात क्लियर है, और हीट के थ्रू स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स अगर उन्हें हीट की जाती है तो वो स्टेबल ही रहते हैं, दैट मीन्स थर्मली स्टेबल होते हैं। इन दिस केस सल्फेट सम ट्रेंड्स इज फॉलो लाइक कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, सेम ट्रेंड जो होता है हमारा सल्फेट के केस में बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करता है कार्बोनेट का जैसा ही। जिस तरह कार्बोनेट में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही थी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, उसी तरह सल्फेट के अंदर भी ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। और थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है बच्चों, क्योंकि कैटाइन का साइज जो है, मेटल का साइज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा है, और हमारा सल्फेट जो होता है वो भी एक बड़ा एनायन है, तो बड़ा एनायन और बड़ा कैटायन मिलके एक स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन कर देता है। और स्टेबल लेटिस का फॉर्मेशन करने का मतलब वो हीट के ऊपर थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेरियम सल्फेट जो होगा मेरा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट होगा, फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट मेरा जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको यहां तक। इसी तरह अब मैं बात करूं सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, देन ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। क्या बोला मैंने, जिस तरह हमने कार्बोनेट में पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा था और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही थी, हाइड्रेशन ऑफ मेटल कम हो रहा था। तो हाइड्रेशन कम हो रहा था तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही थी ऊपर से नीचे आने पर। बात क्लियर है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, बेरियम सल्फेट जो होगा, बेरियम सल्फेट जो होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट, और सबसे कम सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा, बेरियम सल्फेट जो होगा मेरा वो सबसे कम स्टेबल होगा। बात क्लियर है, हमारा सबसे कम सॉल्युबल होगा। बात समझ में आया आपको यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नाइट्रेट्स की, ये हो गए हमारे कार्बोनेट और सल्फेट्स। अब मैं बात करता हूं नाइट्रेट्स की। सो द नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का अगर हम डिसॉल्यूशन बना दे तो वहां से हमें नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वेयर एज बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज एज द एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोला मैंने बच्चों, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है, बट अगर मैं बेरियम नाइट्रेट की बात करूं तो वो एनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर रहता है, मतलब एनहाइड्रस रहता है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं हमारे हाइड्रेट्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम था वो 6 मॉलिक्यूल का हाइड्रेट बना रहा था, बट हमारा जो बेरियम था वो एनहाइड्रस फॉर्म में था। बात क्लियर है। सो ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड। अगर इनके नाइट्रेट को हम हीट कर दें तो वो हमें क्या दे देंगे बच्चों, हमें वो ऑक्साइड्स दे देंगे। जैसे अगर मैं मेटल नाइट्रेट को हीट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, NO2 और O2 बाहर निकल जाएगा वहां पे। और यहां पर मेटल कौन से हो सकते हैं, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी मेटल मेरा यहां पर यूज हो सकता है। बात क्लियर है। सो आई होप आप सबको ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सो एसिड की रिएक्शन, कार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट्स, ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।